हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम के बारे में। पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के परिचय और कारण। 2 वीडियो कारण में गया और ये आज का तीसरा वीडियो है। आज हम लोग जानेंगे परिणाम और सॉरी, जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो उसका क्या क्या परिणाम निकला। उसके बाद औद्योगिकरण का प्रभाव। ठीक है, इसको देखने के बाद हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे इंग्लैंड की असफलता के कारण। आखिर अमेरिका जो इतना बड़ा रेवोल्यूशन कर पाया, इतनी बड़ी क्रांति कर पाई, अंग्रेजों से आज़ादी ले ली, इंग्लैंड वालों से आज़ादी ले ली, तो इंग्लैंड की क्या क्या असफलता थी इसको लास्ट में देखेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली 3 चीजें आज पढ़ेंगे। एक तो परिणाम, दूसरा है दोस्तों औद्योगिकरण का प्रभाव। औद्योगिकरण का प्रभाव। हमारा तीसरा जो है वो है इंग्लैंड की असफलता। दोस्तों, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि लिखेंगे तो फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और ऐसे भी मुझे नहीं लगता कि इसमें लिखने की कोई बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके बुक में ये दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता। इसको सिर्फ डिस्कस करना है और आपको समझना है और कुछ परिणाम आपको याद भी रखना है ताकि आपको प्रश्न उत्तर बनाने में इन परिणामों का आप यूज कर पाए उत्तर लेखन में। ठीक है, दोस्तों, पहला जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास के विभाजन का एक नया रूपरेखा तैयार किया। जब दोस्तों अमेरिका आज़ाद हुआ तो उन्होंने विश्व में एक बहुत बड़ी रेखा खींची। मतलब आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा उपलब्धि जो है कि पूरे विश्व को दी कि भैया देखो, हम भी आज़ाद हुए। इसका तत्कालिक और दीर्घकालिक परिणाम दोनों के निर्णायक थे। इसका तत्काल कारण और जो दीर्घकाल था यानी कि लंबे समय तक, उसका भी एक बहुत बड़ा निर्णायक परिणाम हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ब्रिटेन का जो एक कीमती, बोल सकते हैं कि बहुत ही कीमती हीरा था अमेरिका, यानी कि ब्रिटेन का जो कीमती उपनिवेश था वो उसके हाथों से चला गया, अटलांटिक महासागर से चला गया उनके हाथों से। संयुक्त राज्य अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। नो डाउट आज भी दोस्तों यूएसए बहुत ज़्यादा पूरे देश को प्रभावित करता है। आज के समय में भी उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज भी जो डिसीजंस लेते हैं यूएसए, वो सारे देश पर भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा है दोस्तों अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यवादी प्रतिबंध के विरुद्ध एक विद्रोह। अतः इसमें एडम्स स्मिथ और लेजर फेयर मुक्त व्यापार का सिद्धांत मजबूत। वाणिज्यवाद के खिलाफ दोस्तों जिस तरीके से प्रति इसके विरुद्ध जो किया, ये प्रतिबंधों के विरुद्ध किया, ये बहुत सोचने की बात है। क्योंकि दोस्तों आप किसी भी कंट्री में, जब आप किसी कंट्री में रहते हैं, जब आप किसी के गुलाम रहते हैं, आप यकीन मानिए आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही अमेरिका के गुलाम थे, अमेरिका जब इंग्लैंड के गुलाम थे, तो वहाँ के लोगों की इतनी नहीं चलती थी जितनी इंग्लैंड वालों की चलती थी। उन्होंने एक मैसेज दिया पूरे वर्ल्ड को कि भाई हम अपने देश में कर सकते हैं, आप भी अपने देश में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मैसेज नहीं दिया। उसके बाद है ब्रिटेन की हार का दोष। जॉर्ज तृतीय तथा उनके मंत्री के मत्थे पर चढ़ जाना। आपको पता है कि जॉर्ज तृतीय जो था इंग्लैंड का तानाशाही राजा था। वो चाहते थे कि शक्ति एकात्मक रहे और इसका शक्ति का पृथक्करण ना हो। वो चाहते थे कि वो एक निरंकुश राजा थे, आपको तो पता ही होगा। देखिए अब इसके ब्रिटेन के जो राजा थे, इसका भी एक बहुत बड़ा दोष रहा है अमेरिका को स्वतंत्रता संग्राम दिलाने में। जैसे तानाशाह बनने पर जॉर्ज तृतीय का सपना सपना चूर हो गया। दूसरा है लॉर्ड नाथ का मंत्रिमंडल बर्खास्त तथा अधिकार उदार मंत्रिमंडल नियुक्त कर देना। लॉर्ड नाथ का जो मंत्रिमंडल था वो बर्खास्त हुआ और उदार मंत्रिमंडल नियुक्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब जॉर्ज तृतीय निरंकुश आए तो उन्होंने मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य थे
उसका शक्ति उन्होंने छीन लिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास शक्ति रहेगा, लेकिन बाद में जाकर के जब उसका उसका विरोध होने लगा तो उदारवादी नीति वाला जो है कि मंत्रिमंडल की स्थापना की गई। उसके बाद है इंग्लैंड जल्द ही कई कानूनों में लागू सुधार किए, जैसे आयरलैंड की संसद लगभग स्वतंत्रता स्थान प्राप्त हुआ 1782 ईस्वी में। कैथोलिक और आयरिश को मताधिकार मिला, जो वहाँ के दो धर्म थे, कैथोलिक आयरिश, पहले बताए थे। आयरिश संसद एंड वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ा हुआ 1800 ईस्वी में। इस प्रकार राजतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्चस्व बढ़ गया। चौथा है दोस्तों की स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस को भी प्रभावित किया। आपको पता है कि जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जब युद्ध हुआ तो फ्रांस की बहुत बड़ी हार हुई। इसके बाद इंग्लैंड फ्रांस वालों ने किसका साथ दिया? अमेरिका का। और इसमें वहाँ के जो कुछ जो सैनिक थे, जब वो अमेरिका से लौटकर जब वो अपने देश गए फ्रांस, तो वहाँ पे भी जो इन्होंने अमेरिका में देखा था पूरी मोमेंट, उसको वहाँ पे भी उन्होंने लागू करने की कोशिश करी। यहाँ से जाने के बाद कुछ फ्रांस के लोग यहाँ जो आए थे अमेरिका के साथ लड़ने के लिए, उन्होंने भी वहाँ पे एक रोड मैप जो है कि तैयार करना शुरू कर दिया फ्रांस को भी आज़ादी दिलाने के लिए, वहाँ के राजा जो थे। और नेतृत्व फ्रांसीसी सैनिक ने भाग लिया। अतः अब वे देश लौट गए और राजतंत्र के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया और फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई। एक तो अमेरिका से इंग्लैंड वालों से युद्ध लड़ा, वहाँ पे भी उसका बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। फिर इन्होंने अमेरिका की मदद करी फ्रांस वालों ने, तो एक तो वहाँ पे भी खस्ता हाल हो गया। तो यहाँ से जब सैनिक लौटे अपने देश, तो उन्होंने देखा कि भाई हम भी अपने राजा के खिलाफ जो अपने देश में एक जन आंदोलन तैयार करें, ताकि हमें भी उस तरीके का, जिस तरीके का अमेरिका में माहौल बना, उस तरीके से फ्रांस में भी माहौल बन सकता है। पांचवा है राजनीतिक की जनता की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करना। यानी कहने का मतलब ये है कि जनता, राजनीतिक में जनता की भागीदारी को बहुत अधिक बढ़ाना। जब तक जनता राजनीतिक में नहीं आएंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि जनता को जब तक राजनीतिक नहीं सिखाया जाएगा, तब तक किसी भी कंट्री को हमें आगे या डेवलप करना या किसी से आज़ादी लेना संभव नहीं है। जब महात्मा गांधी भारत आए थे अफ्रीका से, तो उन्होंने देखा कि भारत के लोग कई भागों में बटा हुआ है, तो उन्होंने सबसे पहले नींव रखी। उसके बाद उन्होंने लोकतंत्र के लिए उन्होंने सारे लोगों को तैयार किया कि भाई वो तैयार हो सके। जब हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिले तो हम उस आज़ादी को गंवाएं ना, बल्कि हम उस आज़ादी के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखें कि हमें आज़ादी मिलेगी तो हम उस तरीके से अपने देश को कार्य कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्रांस में जब वहाँ गए, अब देखिए अमेरिका में बहुत व्यक्ति जो थे वो राजनीतिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। जिस तरीके से आज पूरे विश्व में जनता बढ़ चढ़ कर वोट देते हैं, बढ़ चढ़ के नेता को चुनते हैं कि कौन सा नेता खराब है, कौन सा नेता अच्छा है, या फिर बहुत तरीके का अनुमान आकलन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जनता की जो भागीदारी है वो राजनीतिक में होना बहुत ही जरूरी है। जनता को धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली, मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों को मूलभूत स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। जो छठवां हमारा परिणाम है, कहने का मतलब ये है कि जनता को धार्मिक अंतःकरण से स्वतंत्रता मिली। अब जितने भी रूढ़िवादी से समाजवादी थे, जितने भी प्रथा थे, उनसे उन सबको उन्मुक्त किया गया। अब बहुत सारे प्रथाएं आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी। उसके बाद उनके जो मौलिक अधिकार थे, हमारे यहाँ पे संविधान में 6 या 7 मौलिक अधिकार हैं, लगभग 7 या 6, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ। उस तरीके का उसको मौलिक अधिकार मिला, घूमना फिरना, अपने मनपसंद का खाना, मनपसंद का जगह में रहना, शादी करना, इस तरीके का मौलिक अधिकार उनको मिला। वोट देना, अपने मन से सत्ता नेताओं को चुनना, अपने मनपसंद का जॉब करना, इस तरीके का उनको भी छूट मिला। उसके बाद विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में बना 1789 ईस्वी में, और इसे लागू किया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला और उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। जब अमेरिका में संविधान लागू हुआ, इसमें दोस्तों महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला, सब पर न्याय बराबर हो इसका भी अधिकार दिया गया। 8वां है अमेरिका गणतंत्र बना और वहां के मॉन्टेस्क्यू के शक्ति की पृथक्करण का सिद्धांत की मान्यता मिला। अमेरिका में जैसे ही गणतंत्र की स्थापना हुई,
तो वहाँ पे दोस्तों शक्तियों का पृथक्करण हुआ। जैसे यहाँ भारत में देखेंगे कि प्रधानमंत्री की शक्ति अलग है, राष्ट्रपति की शक्ति अलग है, सुप्रीम कोर्ट का शक्ति अलग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का शक्ति अलग है, मुख्यमंत्री राज्यपाल का अलग अलग शक्ति है। यानी कहने का मतलब है कि शक्ति को बांट दिया गया कि एक आदमी के बीच शक्ति ना रहे, नहीं तो वो तानाशाह हो जाएगा। 9वां है वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ तथा स्त्रियों को मताधिकार से वंचित रखा गया। मताधिकार का आधार संपत्ति को बनाया गया जो उचित नहीं था। हालांकि वहां पे दोस्तों संविधान तो लागू हुआ, लेकिन जो वयस्क थे उसको मताधिकार नहीं दिया गया और स्त्रियों को भी इससे वंचित रखा गया। इसको जो है कि संपत्ति के आधार पर बनाया गया, जो कि उचित नहीं था, ये गलत बात था। और इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन हुआ और नए राज्य के रूप में, जिसमें पहली बार लिखित संविधान, शक्ति का पृथक्करण, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्थाओं के मूल आधार बने। और इन सिद्धांतों के प्रसार यूरोप में भी हुआ और फ्रांस की राज्य क्रांतिकारी 1789 में इन्हीं सिद्धांतों के मार्गदर्शन सिद्धांतों के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित किया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि 10वां में अगर आप पढ़ेंगे तो अमेरिका एक संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन हुआ, जिसमें शक्ति का पृथक्करण, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आपको फुल इंडिपेंडेंसी मिल सके, पर्सनल लिबर्टी, और राजनीतिक व्यवस्था के मूल अधिकार माने गए। और इन सिद्धांतों के प्रचार पर यूरोप में भी हुआ और फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में इन्हीं सिद्धांतों के मार्गदर्शन में सिद्धांतों का रूप समस्त विश्व में स्थापित कर लिया गया। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो वहाँ पे लोगों को अपनी मनपसंद की शक्तियों उनको दिया गया, उनकी व्यक्तिगत जो शक्ति है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो दिया गया कि भैया आप कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे घूम सकते हैं, किसी चर्च में जाके आप गॉड की प्रार्थना कर सकते हैं, किसी से भी आप शादी कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने मनपसंद से किसी भी नेता को चुन सकते हैं, या आप ही एमएलए एमपी बन सकते हैं, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। यानी कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। अब बोला है औद्योगिकरण का प्रभाव। अब ये आ गया हमारा औद्योगिकरण का प्रभाव। देखिए विश्व में भी औद्योगिकरण का बहुत अधिक इम्पैक्ट पड़ा है। अमेरिका स्वतंत्रता समय पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक क्रांति और नवनिर्मित अमेरिकी समाज में प्रवेश कर रही थी। इससे कि आर्थिक प्रगति और अपार संभावनाओं का उदय हुआ। नई कार्य संस्कृति विकसित हुई, उद्योग धंधे, कल कारखाने, निर्माण, कच्चे माल मौजूद औद्योगिकरण के फलस्वरूप कृषि को भी प्रोत्साहन मिला और आर्थिक रूप से भी क्षेत्र में अभूतपूर्व हासिल हुआ, जिसका परिणाम एक सशक्त और विकसित देश के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ। जैसे ये औद्योगिकरण का प्रभाव दोस्तों शुरू हुआ, जब अमेरिका में जब ये आया तो उसमें नए नए कल कारखानाएं आने लगी, कृषि में भी अच्छा खासा जो है दोस्तों को किसानों को भी अच्छा खासा प्रोत्साहन मिलने लगा। साथ ही नए नए धंधे, नए नए उद्योग, नए नए कल कारखानाएं, कृषि में प्रोत्साहन मिला और आर्थिक रूप से अद्भुत और उन्नति हासिल हुई। बहुत ही ज़्यादा रूप से आर्थिक रूप से अमेरिका शक्तिशाली हुआ। उसके बाद है दोस्तों इंग्लैंड की असफलता। देखिए इंग्लैंड की सबसे बड़ी असफलता हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसा है नहीं। मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में। दूसरा है निरंकुश शक्ति, ठीक है। उसके बाद है अमेरिका इंग्लैंड से, ब्रिटेन से जो वहाँ के दो धर्म थे वो आकर के यहाँ पे माइग्रेट करना अमेरिका में, और वहाँ पे माइग्रेट करने के बाद दोस्तों वे लोग वहीं पे रह गए और उन्होंने इंग्लैंड की जो कार्य शैली थी, जो वहाँ के जो मूल ढांचा थे उसको उन्होंने देखा था कि कैसे वहाँ पे कार्य होता है। तो वो भी लोग चाहते थे कि वही चीज़ हमारे यहाँ भी देश में भी इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। ब्रिटेन में कुछ सामरिक भी भूल करी। उसके बाद बहुत तरीके का जो नीति है, आर्थिक नीति, उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। अमेरिका में कर लगा दिए गए। वॉशिंगटन की सुयोग्यता नेता मिल गया, बड़े साहस, धैर्य, कुशलता सेना को भी पराजित कर दिया। फ्रांस का सपोर्ट मिलना, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इसमें है। अब देखिए अमेरिका के कुल 13 उपनिवेश का नाम है। न्यू हैम्पशायर, एक है मैसाचुसेट्स, तीसरा है रोड आइलैंड, चौथा है कैनेक्टिक, पांचवा है न्यूयॉर्क, छठवां है न्यू जर्सी और सात है पेंसिल्वेनिया, आठवां है डेलावेयर, नौवां है मैरीलैंड, 10वां है वर्जीनिया, 11 है उत्तरी कैरोलिना
12वां है दक्षिणी कैरोलिना और 13वां है जॉर्जिया। ये उसके कुछ क्या बोलते हैं उपनिवेश हैं, आप देख सकते हैं, आपके बुक में होगा। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम अब खत्म हुआ। हम लोग चलेंगे अब फ्रांस की क्रांति। उसके बाद हम लगभग फ्रांस की क्रांति बहुत बड़े हैं थोड़ा चैप्टर्स में, तो उसको थोड़ा सा हमें अच्छे से पढ़ना होगा, तब जाके हमारा फ्रांस की क्रांति खत्म होगी। बाकी मिलते हैं आपके लिए मैं नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए और ठंड से जरूर बचिए। जय हिंद।